गफारा कुछ देर के लिए चुप हो गया। वो गहरी सोच में था, फिर सर उठाकर मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब रोशन चमक थी। मेरे बच्चे, पाक फौज के कमांडो को मेरा सलाम। तुम लोग सच्चे मुजाहिद हो, इस्लाम के शेर हो। मैं तुम्हें ज़रूर पता करके दूंगा कि हमारा जानबाज मुजाहिद जम्मू छावनी की किस रेजिमेंट में कैद है। गफारा ने मेरा माथा चूम लिया। मैंने गफारा को 500 रुपए निकाल कर दिए। वो उन्हें नहीं ले रहा था, लेकिन मैंने कहा कि ये मैं अपनी चीज़ें खरीदने के लिए तुम्हें दे रहा हूँ। उसने मेरे बहुत मजबूर करने पर सिर्फ 200 रुपए ले लिए और अगले रोज़ सुबह आने का कहकर चला गया। एक बार फिर उसने मुझे ताकीद की कि मैं कोठरी के बाहर ना निकलूं और मोमबत्ती भी रोशन ना करूं। मैंने उसके जाते ही मोमबत्ती बुझा दी। गफारा ने कोठरी के बाहर ताला लगाया और उसके कदमों की आवाज़ दूर होते होते गायब हो गई। सर्द अंधेरे और सेलनज़दा गड़े से निकलकर इस कोठरी की नीम गर्म फिजाएं आने से मुझे बड़ा सुकून मिला था। मैं लहाफ ओढ़कर अपने अगले मिशन के बारे में सोचने लगा। ये मिशन अपने साथी कमांडो नंबर 9 को दुश्मन की कैद से निकालने का था। ये कोई सहल काम नहीं था। जम्मू भारतीय फौज की बहुत बड़ी छावनी थी और कश्मीर के संगीन हालात के पेश नज़र यहाँ चेकिंग और हिफाजती इंतजामात इतने सख्त थे कि आम आदमी फौजी छावनी के इलाके के आसपास भी नहीं फटक सकता था। मैं इस ज़ईफ़ुल एतिकाद और हज़ारों देवी देवताओं और तारों रशियों और तरह तरह के तोहमात पर यकीन रखने वाली कौम को उनके तोहमात ही से शिकस्त देना चाहता था। उसके लिए मेरे पास काफ़ी मवाद था। मैं अपने जहन में एक बाकायदा लाहे अमल तैयार करने के बाद सो गया और ऐसे घोड़े बेचकर सोया कि आंख खुली तो गफारा मेरे पास बैठा मुझे जगा रहा था। मुझे पता ही नहीं चल सका कि उसने कब कोठरी का दरवाज़ा खोला और कब अंदर आया। तुम्हारी नींद इतनी गहरी नहीं होनी चाहिए दोस्त, गफारा ने मुस्कुरा कर कहा। वो मेरे लिए केतली में चाय और खालिस मक्खन में पकी हुई मकई की मीठी रोटी लाया था, जो मैंने बड़े मज़े से खाई। वो कहने लगा, तुम्हारी चीज़ें खरीदने में आज ही साथ वाले कस्बे में जा रहा हूँ। शाम तक वापस आ जाऊँगा। अब दिन का वक्त है, इसलिए तुम्हें इस कोठरी की बजाय वापस ज़मीन दोस्त तहखाने में जाकर छुपना होगा। यहाँ दिन में किसी भी वक्त भारतीय गश्ती पार्टी आ सकती है। अगरचे गड़े का नाम सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, लेकिन उसके सिवाय कोई चारा भी नहीं था। गफारा मेरे लिए दोपहर के वास्ते भी रोटी और फलास में पानी भरकर ले आया था। नाश्ता कराने के बाद उसने बाहर जाकर बाग के माहौल का जायजा लिया और फिर मुझे कोठरी से निकालकर एक बार फिर उसी सर्द तारीख गड़े में बंद कर दिया। इस बार वो मुझे अपने बाग के कुछ सेब भी तोड़कर दे गया। यूं समझ लें कि बड़ी मुश्किल से मैंने उस गड्ढे में दिन गुजारा। शाम के वक्त गफारा वापस आ गया। जब वो मुझे गड्ढे से निकालकर कोठरी में लाया तो मैंने मोमबत्ती की रोशनी में वहाँ एक गठरी पड़ी देखी। इसमें तुम्हारी चीज़ें हैं, तरछोल मुझे नहीं मिल सकी। उसने गठरी खोली। उसमें गहरे रंग के देहात में बने हुए मोटे खद्दर का लंबा कुर्ता और बड़ी चादर, काले मनकों की 4 मलाएं और एक मोटी सी कश्मीरी चप्पल थी। उसने मुझे 30 रुपए वापस किए। मैंने जेब से 100 के मजीद 4 नोट निकालकर उसके पाँव में रख दिए और कहा, मैं जिस पेस में यहाँ से निकलूँगा उसके लिए मुझे रुपयों की ज़रूरत नहीं है। मैं जहाँ जाऊँगा रुपए पैदा कर लूँगा। यह हकीर सी रकम मैं तुम्हें नहीं बल्कि अपनी बहन नाजू के जोड़े के लिए दे रहा हूँ, इनकार न करना। गफारा चुप हो गया। तरशोल के लिए मैंने मजीद इसरार न किया। अब मेरे पास इंडियन करेंसी के 10-10 रुपए के साथ नोट, सुधा रंगनी का दिया हुआ सांप का मनका, एक चाकू और एक हैंड ग्रेनेड थे। मैंने सिवाय सांप के मनके और 70 रुपयों के बाकी सब कुछ गफारा को दे दिया कि वो उसे किसी गठरी में दफन कर दे। एक पुड़िया में डालकर वो मेरे लिए ज़ाफ़रान यानी कसीर कैसर भी लाया था। गफारा ने मुझे बताया कि उसने अपने मुखबर को ताकीद कर दी है कि वो जैसे भी हो सके ये मालूम करने की कोशिश करे कि कमांडो नंबर 9 को जम्मू छावनी में किस मकाम पर किस रेजिमेंट की तहवील में दिया गया है। जब तक मुझे ये मालूमात हासिल नहीं हो जाती मैं वहाँ से नहीं जा सकता था। गफारा मुझे तहखाने में बंद करके चला गया। अब ऐसा होता कि दिन को मुझे गफारा गड्ढे में बंद कर देता और रात को निकालकर कोठरी में सुलाकर चला जाता। उसके मुखबर को अभी तक मेरे साथी कमांडो का कुछ सुराग नहीं मिल सका था।
चौथे रोज रात को गफारा मुझे गड़े से निकालने आया तो उसने मुझे ये खुशखबरी सुनाई कि मेरे कमांडो साथी का कुछ सुराग मिल गया है। मेरे मुखबर को सिर्फ इतना ही मालूम हो सका है कि कमांडो नंबर 9 को जम्मू छावनी के इंडियन एयर फोर्स हेडक्वार्टर के दफ्तर में रखा गया है और कोई विंग कमांडर पटनागर है जो उससे पूछ-गुछ कर रहा है। गफारा के मुखबर को उस विंग कमांडर का नाम मालूम नहीं हो सका था, लेकिन मेरे लिए इतनी मालूमात ही काफ़ी थी। मैंने गफारा को बताया कि मैं वैष्णो देवी यानी जम्मू की माता शेरां वाली के भगत के भेष में वहाँ से निकलूँगा। गफारा कहने लगा, इस हालत में तो मैं तुम्हारे साथ 2 कदम भी नहीं चल सकूँगा। लोगों को खामखा शक होगा कि मैं एक साधु के साथ कहाँ जा रहा हूँ और हमारे गांव में भारतीय फौज के जासूस होशियार हो जाएंगे। मैंने कहा, तुम्हें मेरे साथ जाने की अब ज़रूरत नहीं होगी, सब कुछ मैं खुद संभाल लूँगा। तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो कि यहाँ लारियों का वो अड्डा कहाँ है जहाँ से जम्मू तवी को लारी जाती है। गफारा कहने लगा कि यहाँ से उतरकर नीचे हमारा गांव है। गांव के अकब में एक पगडंडी आगे कस्बे में लोकेश को जाती है। उस कस्बे से एक पहाड़ी रास्ता आगे एक बड़े कस्बे नगरपुरी तक जाता है। नगरपुरी में लारियों का अड्डा है जहाँ से गुलमर्ग, टनमर्ग और जम्मू तवी को लारियाँ और बसें जाती हैं। मैंने सारा नक्शा ज़हन में अच्छी तरह बिठा लिया। गफारा भाई, मैं आज मुँह अंधेरे यहाँ से निकल जाऊँगा। क्या तुम बता सकते हो कि इस सारे इलाके में भारतीय जासूस कहाँ कहाँ हो सकते हैं? गफारा बोला, ये मैं कुछ नहीं कह सकता। तुम यूँ समझ लो कि वो तुम्हें हर जगह कहीं भी मिल सकते हैं, तुम्हें देख सकते हैं और तुम्हारा पीछा भी कर सकते हैं। ख़ास तौर पर लारियों के अड्डों पर तो वो पाकिस्तानी कमांडो की तलाश में खो की तरह मक्खियों की तरह बन बनाते फिरते हैं। मैंने कहा, मौला करीम मेरा रखवाला है, मुझे हर हालत में अपने इस मिशन को कामयाब करना है और अपने साथी को अगर वो शहीद नहीं हो गया तो दुश्मन की कैद से निकालकर पाकिस्तान की सरहद पार करवानी है। गफारा मेरे लिए दुआ और नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए बोला, लेकिन रात तुम गड़े में ही गुजारोगे। इस कोठरी में रहना खतरे से खाली नहीं है। आज मुझे खतरा सा लग रहा है। मेरा मिशन मेरे सामने वाज़ेह हो गया है गफारा। अब मैं गड़ा तो क्या, कब्र के अंदर भी रात गुजार सकता हूँ। तुम ऐसा करना कि सुबह जरा जल्दी आ जाना। मैं मुस्कुराते हुए बोला, मैं पाँव फटते ही आ जाऊंगा। गफारा इस रात मुझे गड़े में उतार कर वापस चला गया। सारी रात मच्छर मुझे काटते रहे और मैं अपने मिशन की तफसीलात पर गौर व फिक्र करता रहा। इस गौर व फिक्र में नींद आ गई। आंख खुली तो पाँव फट रही थी और गफारा ऊपर से तख्ता हटाए मुझे आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ें दे रहा था। मैं गड़े से निकल आया। कोठरी में पहुंचकर मैंने मुंह हाथ धोया। आज गफारा मेरे लिए गजरेला और सब्ज़ चाय लाया था। हम दोनों ने मिलकर नाश्ता किया, चाय पी। फिर मैंने उसे प्याली में ज़ाफ़रान घोलने को कहा और ख़ुद कपड़े तब्दील करने लगा। मैंने गहरे रंग की चादर धोती की तरह पहनकर ऊपर से लंबा कुर्ता ज़ेब-ए-तन किया। गले में मनकों की मालाएं डाली, एक माला हाथ में पकड़ ली। प्याली में घुले हुए ज़ाफ़रान में उंगली डबोकर अपने माथे पर चंद्रा यानी वैष्णो देवी के तलक की 3 लकीरें डालीं और पाँव में चप्पल पहन ली और जेब में शाम का मनका और 70 रुपए संभाल कर रख लिए। उसके अलावा मेरे पास जो कुछ भी था वो मेरे दिमाग में महफूज था। मैंने गफारा का हाथ थाम कर कहा, तुम्हारा सलूक और मेज़बानी मैं कभी नहीं भूलूंगा। गफारा की आवाज़ भी जज्बाती हो गई थी। कहने लगा, मेरे बच्चे, ये तो मैंने अपना दीनी फ़र्ज़ अदा किया है। तुम उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं, हम तो उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जब कश्मीर की हर इमारत, हर छावनी पर पाकिस्तान का परचम लहरा रहा होगा, इंशाअल्लाह। मैंने गफारा का हाथ दबाते हुए कहा। गफारा मुझसे बगलगीर हो गया। शिद्दत से उसका बदन कांप रहा था। जब वो मुझसे आखिरी बार हाथ मिलाने लगा तो मैंने उसकी आंखों में आंसू तैरते देखे। उसने दरवाज़ा थोड़ा सा खोल दिया था। मेरे बच्चे, खुदा तुम्हारा हामी और नासिर हो। मैं तुम्हारे लिए 5 वक्त की नमाज पढ़कर दुआ करूँगा। पाकिस्तान जाकर वहाँ भाइयों से कहना कि कश्मीर जाग रहा है। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।